हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम फिर से अपनी फोर्थ क्लास लेकर के आए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो सिलेबस है उसके अनुसार हम सिलेबस वाली क्लास को छोड़ करके शायद ही तीसरी क्लास है जिसमें हम फिजिक्स का जो फर्स्ट सेमेस्टर है पीएससी का, उसमें हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट यूनिट वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें हमने कई टॉपिक्स को देखा है। सबसे पहले हमने बताया था कि जो हमारा सिलेबस है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी। पार्ट ए का जो नाम था वो बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स था और जो पार्ट बी था उसका नाम था न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। और हमने ये भी कहा था कि प्रत्येक पार्ट में 4-4 यूनिट डाली गई। तो सबसे पहले हमने पार्ट ए बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स को स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की है वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है अभी तक। सबसे पहले हमने बात की थी मेजरमेंट की, मापन की, फिर हमने फिजिकल क्वांटिटी को देखा था और वेक्टर क्वांटिटी को देखा था, जिसमें हमने पढ़ा था वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी के तहत हमने देखा था कि वो दो प्रकार की होती हैं, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। जिसमें पढ़ा था फंडामेंटल में 7 मूल राशियाँ होती हैं, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, समय हो गया, तापमान हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गई, ज्योति तीव्रता हो गई, ठीक है, और वैद्युत धारा होगी। ये 7 मूल राशियां देखी थी। व्युत्पन्न राशियां जो मूल राशियों के सहयोग से बनती हैं उनको व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। उसके बाद हमने वेक्टर एडिशन देखा था, वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जिसमें हमने बताया था कि इनको 3 विधि के आधार पर जोड़ा या घटाया जाता है। पहली जो हमने बताई थी वो गणितीय विधि थी, दूसरी त्रिभुज विधि थी और तीसरी समांतर चतुर्भुज विधि थी। गणितीय विधि क्या होता है, जब दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो उनका एक रिजल्टेंट प्राप्त होता है और वो रिजल्टेंट किसके बराबर होता है। हमने एक फार्मूला देखा था जो R = A+B और A-B के लिए, ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ से ये वाला हम देख चुके थे जो हमारा फार्मूला था। आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कल एक न्यूमेरिकल छोड़ा था, शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, उसमें थोड़ा मिस्टेक भी थी एक नंबर की, उसको मैं फिर से करा दूंगा। ये वाला न्यूमेरिकल था, यहाँ पर क्या था -6 होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे -7 था, तो उसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन करने का तरीका हमारा सेम था, करने का तरीका वही रहेगा। तो एक बार मैं इसको फिर से स्टार्ट करा देता हूँ। तो करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या चीज है, जानकारी हम देखते हैं क्या है। 2 वेक्टर्स A एंड V क्रॉस प्रोडक्ट इज C, यानी कि 2 प्रोडक्ट वेक्टर हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कराने से हमें रिजल्टेंट प्राप्त होता है C। तीनों के वेक्टर्स दिए हुए हैं। वेक्टर A की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर i+3k और वेक्टर B = है i+p j-2k। और जो हमारा रिजल्टेंट है वेक्टर C = -6i+3j+2k। ये है हमारे पास उपलब्ध डाटा। अब हम इसको हल कैसे करते हैं, इन्होंने एक जानकारी दी है कि क्रॉस प्रोडक्ट, यानी क्रॉस प्रोडक्ट कराने। मैंने आपको कल बताया था, क्या बताया था, अगर डॉट प्रोडक्ट होती है, अगर कोई 2 वेक्टर हैं उनकी हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो क्या होता है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। जब इनकी डॉट प्रोडक्ट कराई जाती है तो हमें मिलता है AV cos थीटा। उसके बाद हमने बात की थी क्रॉस प्रोडक्ट की, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या देखा था कि जब वेक्टर A
कि वेक्टर बी से क्रॉस प्रोडक्ट कराई जाती है तो हमें मिलता है ए वी साइन थीटा एन कैप। जहां पर हमने देखा था एन कैप क्या है, हमारा यूनिट वेक्टर, वो क्या करता है, डायरेक्शन को बताता है। यहां पर बात हुई क्रॉस प्रोडक्ट की, तो आप जानते हैं फार्मूला क्या लगेगा, ये वाला लगेगा। लेकिन क्या कहा है हमसे कि ये वाला एक फार्मूला जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, नॉर्मली ज्योमेट्रिकल मेथड जो होता है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है तो इनका रिजल्टेंट क्या प्राप्त होता है, और ये किसके बराबर होता है, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के बराबर। ठीक है, आर को हम सी भी कह सकते हैं, ये वाला था। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट की बात होती है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी की, तो हमें रिजल्टेंट क्या प्राप्त होता है, वेक्टर सी प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या करना है, टू वेक्टर्स एंड बी क्रॉस प्रोडक्ट इज सी, ए इक्वल टू आई प्लस 3k एंड बी इक्वल टू आई प्लस pj माइनस का 2k एंड जो रिजल्टेंट है सी इक्वल टू इतना। अब हम इसको हल करते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला ए है, ये वाला है, ये यही कह रहा है इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कराई तो हमें ए प्राप्त हुआ। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो वेक्टर हमारे पास हैं इनकी हम कराएंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कराएंगे, एक तो आई प्लस का 3k, क्रॉस प्रोडक्ट किससे होगी, आई प्लस का p जे कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है, ये वाला हमारे पास उपलब्ध। अब हम कराते हैं इसकी क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैंने आपको बताया है कि अगर अदिश गुणा की बात हो तो वहां पर आई डॉट की आई डॉट आई यानी सेम यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है, और यही जे डॉट जे और यही के डॉट के, कब, जब अदिश गुणा होती है, जब अदिश गुणा होती है। अगर अदिश गुणा में हम ऐसा कर दें आई डॉट जे तो ये 0 हो जाएगा। बच्चों ये 0 क्यों हो जाएगा, ये 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब हम अदिश गुणा करते हैं तो आता है cos थीटा साथ में, cos थीटा साथ में। अगर कंडीशन ए बनती है आई डॉट जे की मल्टीप्लाई कराई जाती है, आई डॉट जे की मल्टीप्लाई कराई जाती है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, आई डॉट जे क्या बना रहा है, एक परपेंडिकुलर बना रहा है। परपेंडिकुलर बनाने का मतलब ये है कि वहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो जब cos थीटा में हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर cos 90 का मान 0 हो गया तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसीलिए ये 0 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, आई डॉट आई, यानी ये कैसे हैं, समांतर है, कोलिनियर। यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 होता है और cos 0 का मान तो 1 होता है, तो वहां पर केवल कितना बचेगा, केवल अगर दो वेक्टर ए भी है तो ए भी बचेगा वहां पे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आई डॉट इक्वल टू क्या हो जाता है, 1। अगर बात करें सदिश की, अगर बात करें सदिश गुणा की, इसमें क्या होता है, इसमें होता है अगर जैसे एक साइकिल बना दें आई जे के, ठीक है, ऐसे चलते हैं। ठीक है, ये होता है क्लॉकवाइज साइकिल। अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो आई की मल्टीप्लाई जे से हो रही है तो तीसरा वाला हमें मिल जाएगा के। ठीक है, अगर जे की मल्टीप्लाई के से हो रही है तो तीसरा वाला हमें मिल जाएगा आई। ठीक है, अगर के की मल्टीप्लाई आई से हो रही तो हमें मिल जाएगा जे। ठीक है, लेकिन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलने लगते हैं तो आप जानते हैं सदिशों में डायरेक्शन होती है और एंटी क्लॉकवाइज चलने से माइनस वैल्यू मिलेगी। अगर हम इसको ऐसे चलते हैं, जे से आई चल लिया मैंने, तो तीसरा वेक्टर मिलेगा तो के, लेकिन माइनस में आएगा, माइनस में आएगा।
अगला बात करें जे डॉट आई होगा, अगर आई डॉट के की बात की जाए, आई डॉट के की, तो हमें मिलेगा माइनस का जे डॉट, ठीक है। और अगर बात की जाए के और जे की, तो माइनस का आई कैप मिलेगा। तो इतना ध्यान रखना, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा होता है इसके फार्मूले, और साइन जीरो अगर रख देंगे, अगर वो संपाती हो गए या मतलब समांतर हो गए तो जीरो आ जाएगा, और साइन जीरो का मान जीरो होता है, इसलिए यहाँ पर ये वाली कंडीशन नहीं बनती है। अगर ये वाली कंडीशन बनेगी यहाँ पे तो आई डॉट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये वैल्यू इसकी हो जाएगी, जे डॉट जे की भी जीरो हो जाएगी, और के डॉट के की भी जीरो हो जाएगी। अगर यानी सदिश में ये कंडीशन बनती है, सेम वेक्टर की मल्टीप्लाई हो रही है, सेम यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई हो रही है, तो वहां पे जीरो आ जाएगा। यूनिट वेक्टर करता क्या है, उस वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करता है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा क्या है, आई प्लस 3k। अब मैंने आपको ये बता दिया, अगर सेम वेक्टर की मल्टीप्लाई यहाँ पर होती, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, अगर क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वेक्टर की मल्टीप्लाई होती है तो जीरो आ जाएगा। तो जब हमें पता है कि सेम वेक्टर की मल्टीप्लाई करने से जीरो आता है, तो हम करेंगे ही नहीं, हम केवल उन्हीं की मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा जीरो ना आए। देखते हैं, आई की मल्टीप्लाई आई से करने पर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, तो हम इससे नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस आई की मल्टीप्लाई इस पी जे से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पी तो क्या एक तरह से मैग्नीट्यूड होगा, कुछ भी मैग्नीट्यूड होगा, उसके बाद आई क्रॉस जे हो जाएगा, फिर आई की मल्टीप्लाई हम 2k से करेंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 आई क्रॉस के का। पहले वाले की मल्टीप्लाई जब दूसरे से करते हैं, पहले वाला पहले रहेगा, दूसरा वाला बाद में रहेगा। उसके बाद ये तो हो गई। अब आते हैं 3k की मल्टीप्लाई आई से कराएंगे, तो दोनों प्लस प्लस हैं, तो प्लस में आएगा 3k आई। उसके बाद 3k की पी जे से कराएंगे, तो कितना हो जाएगा, 3p और जे। उसके बाद 3k की अगर 2k से करा देंगे बच्चों, तो क्या मिलेगा, हमें जीरो मिल जाएगा डेफिनेटली। तो हमारे पास इतना है। अब मैंने आपको बता दिया ये पी, आई और जे कैसा है, आई और जे क्लॉक वाइज चल रहे हैं, क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो माइनस नहीं होगा, प्लस आएगा, और आई जैसे क्या आएगा, आई जैसे क्या आएगा, के मिल जाएगा, के मिल जाएगा -2 आई के। अब देखो आई के उल्टा चल रहे हैं, आई के उल्टा चल रहे हैं, तो आई के क्या मिल जाएगा, माइनस का जे मिल जाएगा, यानी माइनस का जे का प्लस का 3 के आई। अब कैसा चल रहे हैं, क्लॉक वाइज ही चल रहे हैं, तो क्या मिलेगा, जे मिल जाएगा प्लस का, प्लस 3p के जे उल्टा चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा, माइनस का आई आ जाए। तो इसको जरा सही कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, p के कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2j। उसके बाद प्लस का 3j, और ये माइनस हो जाएगा 3p i, ठीक है, ये है। अब बच्चों ये किसके बराबर है, ये तो कह रहा है ना क्वेश्चन में, ये c के बराबर है, यानी वेक्टर c के बराबर है, और वेक्टर c की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 6 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और प्लस का 2 के कैप। अब बच्चों कंपैरिजन कर लेते हैं, यहाँ p k के साथ में और यहाँ k के साथ में कितना है, t 2, तो k का कॉफिशिएंट यहाँ पर p है, और यहाँ पर k का कॉफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ से बच्चों p की वैल्यू कितनी आ गई 2, और कहाँ पे ये k वाला है हमारे पास, ये k वाला, तो यहाँ से i का कॉफिशिएंट कितना है, माइनस का 3p, और यहाँ से कितना, माइनस का 6, माइनस से माइनस क्या 3 दूनी 6, तो यहाँ से भी कितना आ रहा है बच्चों, p इक्वल टू 2, तो ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो यहाँ पर p का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, p का मान हो गया 2। ये हमें फाइंड आउट करना था, तो ये होता। इसका एक दूसरा तरीका और, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने का दूसरा तरीका एक और होता है, उसको भी मैं बता देता हूँ। जैसे ऐसे करते हैं, आई जे के, पहले तो हम वेक्टर से लिख लेते हैं, उसके बाद इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। अब हमने देखा वैल्यू क्या आ रही, आई प्लस 3k, ये जो फर्स्ट वेक्टर है आई प्लस 3k, आई प्लस 3k, एक मिनट, हाँ ठीक, आई प्लस 3k, आई का कॉफिशिएंट बच्चों 1 ही है, जी का कुछ है नहीं, तो जे का कुछ नहीं, तो 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 3, के का कितना है 3 है, ये तो देखा,
ए का कितना है 3 है, ठीक है। आगे बी का जो वेक्टर है आई पी माइनस टू, आई पी जे माइनस टू के, आई पी जे माइनस का 2, ये दो वेक्टर है बच्चों हमारे पास, ये दो वेक्टर है। यहां से हमें क्या मिलेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इंटर में पढ़ा था कि अगर i की वैल्यू निकालेंगे तो i को छुपा लेंगे, इस रो को छुपा लेंगे और इधर को छुपा लेंगे, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई, इसको छुपा लिया हमने, इस वाली रो को, इस वाली को छुपा लिया, तो क्या हो जाएगा, i का कितना मिल जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई -2 से, बीच में माइनस आता है, p की मल्टीप्लाई 3 से, तो 3p हो जाएगा। उसके बाद जब ए वाला लेते हैं तो ये आता है माइनस में, अब इसको छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे, इस ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तो हमें क्या मिलेगा, अब मल्टीप्लाई होगी इसकी और इसकी, तो कितना हो जाएगा, -2 गुणा 1 और -3 गुणा 1, ये हो गया। आगे इसको हम निकालेंगे तो ये तो प्लस का ही होता है के, तो इसको छुपा लेंगे और इसको छुपा लेंगे तो इनकी आपस में हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 1 का p और माइनस का 0 का 1, तो यहाँ से ये तो 0 हो गया पूरा, तो इधर कितना बचा, -3p इंटू आई, इधर -2 की 1 से मल्टीप्लाई -2 और -3, तो -2 और -3 -5, -5 और -j कितना हो जाएगा, +5j, और इधर ये वाला तो 0, कितना बचा, p k का, यही बचा है। और ये किसके बराबर है बच्चों, वेक्टर सी के बराबर है, और वेक्टर सी तो हमें दिया हुआ है, क्या दिया है, -6 i 3j 2k, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब तुलना कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, -6, हम कॉफिशिएंट की तुलना करते हैं, आई वाले की आई वाले से, जे की जे से, के की के से, आई वाले की आई से कीजिए, -3p इक्वल टू कितना है, -6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2, p की वैल्यू 2 आ गई। आगे p के इधर 2 के, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो यही हमारा आंसर है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या करना है, कहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू ये, -c यहाँ पर है, -c यहाँ पर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, इसमें अगर हो सके तो आप करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको बताया ए डॉट बी वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट कराते तो क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए क्रॉस बी कराते तो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप हो जाएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप हो जाएगा। कंडीशन दी हुई है परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे कैसे हैं, लंबवत, एक दूसरे के लंबवत हैं। लंबवत होने का मतलब क्या हुआ, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करना है, अगर डॉट प्रोडक्ट हम निकालें तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, कहीं से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो इससे निकाल लीजिए चाहे से, क्योंकि थीटा में पता होना चाहिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉस में 90 रखेंगे तो कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा, कॉस 90 का मान 0, यानी ए डॉट भी कितना आएगा, 0। अब हम कर लेते हैं इसको, देखिए ए डॉट बी करना है 5i प्लस का 9j माइनस का 4k का, डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस का 2j माइनस का 3k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 0 कैसे हुआ, यहाँ से हो गया, क्योंकि ये थीटा इक्वल टू हम इसमें रखेंगे तो ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ से क्या करेंगे, अब हमने
पहले बात की अदिश गुणा में आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है, आई डॉट जे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर 0 हो जाता है जैसा यहाँ देखा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सेम वेक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम सेम यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं। सेम वेक्टर की मल्टीप्लाई करने का मतलब है आई वाले की आई से होगी, जे वाले की जे से होगी, के वाले की के से होगी। देख लेते हैं कितना आएगा। 5 आई की 2 आई से कराएंगे तो 5 दूनी 10, सॉरी 10 आई डॉट आई, उसके बाद 9 जे की 2 जे से कराएंगे तो 9 दूनी 18, जे डॉट जे, और उसके बाद -4 के की माइनस सी के से कराएंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, बचा है 4 सी, के डॉट के इक्वल टू कितना चल रहा है, 0 चल रहा है। तो यहाँ से आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो ये बच गया 10 प्लस 18 और प्लस का 4 सी इक्वल टू 0। इसको जोड़ करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, 10 और 18 कितना हो जाएगा 28, 28 को दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस का 28 हो गया, 4 से काट देते हैं, 4 से तो 28, यानी सी का मान कितना आ गया माइनस का 7। तो ये था हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे करते हैं इन सवालों को। आप चाहें ये वाला भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। थीटा इक्वल टू पता होना चाहिए था हमें। ओके, अगर यहाँ करते तो पहले आपको दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल करके उनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता। तो मेरे ख्याल से ये वाला थोड़ा लेंथी हो जाता, तो आपको इस वाले से करना चाहिए। ठीक है, एक बार देख लीजिए आगे क्या है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमारे पास कोई यूनिट पोजीशन वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण, तो मैंने बताया था क्या करते हैं, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर प्लस का जेड का स्क्वायर, यही तो बताया था। कॉफिशिएंट का क्या हो जाता है, स्क्वायर का सम हो जाता है, वही आप करना। वेक्टर हमारे पास कितना दिया है, वेक्टर कितना दिया है 6i प्लस का 5 जे कैप माइनस का 4 जे कैप। मॉड निकालेंगे, मान लेते हैं वेक्टर आ रहा है तो इसका मॉड को हम ऐसे लिखते हैं दो साइड के बीच में, क्योंकि मॉड हमेशा प्लस में होना चाहिए, और ये साइडें क्या कर देते हैं, उसको प्लस बना देते हैं। इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। हल कर लेते हैं, 6 36 प्लस 25 और माइनस प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, 4 पे 16। जोड़ लेते हैं इनको, 6 5 11 से 17 का 7 हासिल 1 2 2 4 3 7। ये हो गया हमारा आंसर, ये है इसका मैग्नीट्यूड। तो ऐसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं। नेक्स्ट आगे कंपोनेंट वेक्टर। कंपोनेंट वेक्टर क्या होते हैं, तो कंपोनेंट वेक्टर में क्या करते हैं, इसको हम घटक भी बोल लेते हैं। हिंदी में आपने पढ़ा होगा इंटर में, क्या बोलते हैं, घटक, कंपोनेंट। तो कोई भी वेक्टर अगर कुछ भी थीटा कोण हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से कुछ भी एंगल बनाते हुए रखा है, लेकिन वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल या बिल्कुल क्षैतिज या बिल्कुल वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर नहीं है, मान लीजिए ऐसे कोई वेक्टर रखा हुआ, ऐसे कोई वेक्टर रखा हुआ, तब हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ को निकालने के लिए, इसकी मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए या इसकी लेंथ को निकालने के लिए हमें इसका निकालना पड़ता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब मान लीजिए ये कोई हमारा वेक्टर ये है, इसको हम प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमें क्या निकालना है, इसकी लेंथ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींचेंगे ऐसे, और एक मान लीजिए कि कोई एक दूसरा वेक्टर है पी क्यू, ये कोई दूसरा वेक्टर है पी क्यू, जिसके अनुदिश, जिसके अलांग हमें इस प्रोजेक्शन का लेंथ ज्ञात करना है।
हमें इस प्रोजेक्शन का लेंथ याद करना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पर लंब डाल देते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ से ऐसे इधर परपेंडिकुलर और नीचे ऐसे ये परपेंडिकुलर डाल दी। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है, ठीक है। और इसको दूसरा नाम दे देते हैं, सी ऊपर लिख देते हैं, ये डॉटेड लाइन ऐसे। ये मान लेते हैं हम, ये हो गया सी, ये हो गया वी, और यहाँ से इन पॉइंट को नाम देते हैं ए डैश और बी डैश, ये वाले, ठीक है। अब क्या करते हैं, यानी यहाँ से हमने जब इसको लंब को डाला तो हमें कितना पता लग गया कि ये जो ए सी है इसकी लेंथ इस ए बी के बराबर होगी, इसकी लेंथ इस ए बी के बराबर होगी, और ए बी किसके बराबर है, ए डैश बी डैश के बराबर। लेकिन ये तो क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, गार्ड हो गया। अब इस परपेंडिकुलर की तो वैल्यू है नहीं हमारे पास ये वेक्टर ए है। अच्छा, इस वेक्टर ए का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। कंपोनेंट वेक्टर में हम इसकी लेंथ निकालेंगे विद डायरेक्शन, हम इसकी लेंथ विद डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसकी जो लेंथ है वो विद डायरेक्शन निकालेंगे। वेक्टर की लंबाई दिशा के साथ ज्ञात करते हैं, क्योंकि यह वेक्टर क्षैतिज से, ये मान लेते हैं थीटा कोण, क्षैतिज से थीटा कोण पर रखा है, जिसकी सामान्य लंबाई ज्ञात नहीं है। इसकी सामान्य लंबाई ज्ञात नहीं है, ठीक है, और थीटा कोण पर रखा हुआ है, तो हम इसकी क्या करते हैं, विद डायरेक्शन लंबाई निकालने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले एक वेक्टर पी क्यू जो पहले था, जिसके अनुदिश इस प्रोजेक्शन वेक्टर की हमें लेंथ निकालनी, हमने क्या किया, इसको ऐसे एक बेस बनाया इसका, इसको नाम दिया ए और बी, उसके बाद हमने ए पॉइंट से इस पी क्यू पर लंब डाला और बी पॉइंट से इस पी क्यू पर लंब डाला, जो इस पी क्यू को ए डैश और बी डैश पर काटते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें इतना पता लग गया कि जो ए सी होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा, ठीक है। ए सी किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर हो गया। हमने सबसे पहले क्या किया, एक यूनिट वेक्टर लिया, फिर हमने क्या किया, एक बेस बनाया, एक पी क्यू वेक्टर हमारे पास पहले से मौजूद था, ए वेक्टर ए था, इस ए सी, और ए वेक्टर ए, ठीक है। ये पॉइंट बी लिया था हमने, जहां से इस पर लंब डालेंगे, ये नहीं, ये हो जाएगा बी, और इससे हमने इस पर लंब डाला, ये हो गया ए डैश, और इससे हमने इस पर लंब डाला, ये कितना हो जाएगा, बी डैश। यहाँ से जो ए सी है तो किसके बराबर हो गया, ए बी के बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। लेकिन ए बी भी तो है किसके बराबर, ए डैश बी डैश के बराबर, क्योंकि ए बी किसके बराबर है, ए डैश बी डैश के, और जब ए बी ए डैश बी डैश के बराबर है और ए बी तो ऑलरेडी ए सी के बराबर है, तो यहाँ से ए सी भी तो ए डैश बी डैश के बराबर हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें लगाना है इसमें, क्योंकि हमें थीटा की भी तो वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि ये तो थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास एक तो हाइपोटेनस है, दूसरा बेस है, तो हाइपोटेनस और बेस, उसके लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे जिसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री थीटा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो हाइपोटेनस और बेस से हमें कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, आधार
बटे में कार्ड होता है, आधार कितना है यहाँ पर ए बी और कार्ड कितना ए सी। तो अगर यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालें, ए बी की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा ए सी कॉस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा ए सी, कितना हो जाएगा ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। हमें अब क्या करना है, ये तो हमें पता चल गया ए बी ए सी कॉस थीटा के बराबर है। अब हम निकाल चुके हैं कि ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। हमने क्या निकाला, हमें मेनली क्या चाहिए, हमें मेनली क्या चाहिए, हमें इस वेक्टर ए सी की, हमें इस वेक्टर ए सी की निकालनी है लेंथ। वेक्टर ए सी की लेंथ हमें ज्ञात करनी है। और जो वेक्टर ए सी है वो किसके बराबर है, वो ए डैश और बी डैश के बराबर है, ए डैश और बी डैश के बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं, ए बी बराबर हो गया ए सी कॉस थीटा। ए सी क्या है हमारे पास, ए बी बराबर हमें मिल गया ए सी कॉस थीटा। और ए सी हमारे पास क्या है, वेक्टर ए। क्योंकि यहाँ पर जो ए सी है ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और हमने बताया है कि ए सी जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ए। तो हमें यहाँ से ए बी बराबर क्या मिल जाएगा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा क्या मिल जाएगा, ए कॉस थीटा। ठीक है। और ए डैश बी डैश की अगर वैल्यू रखेंगे, ए डैश बी डैश की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए डैश बी डैश की वैल्यू रखेंगे क्योंकि ए बी किसके बराबर, ए डैश बी डैश के, तो ए डैश और बी डैश भी किसके बराबर हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो ए होते हैं कंपोनेंट। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ वेक्टर पी क्यू के अलोंग, वेक्टर पी क्यू के अनुदिश, वेक्टर पी क्यू के अलोंग वेक्टर ए का, वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर, ए का कंपोनेंट वेक्टर कितना है, ए कॉस थीटा। ये हमें निकालना होता है इस कंपोनेंट वेक्टर में। क्या निकालना होता है, ये जो हमारा प्रोजेक्शन वेक्टर है इसकी कंप्लीट लेंथ विद डायरेक्शन के निकालनी होती है। तो यहाँ पे लेंथ क्या होती है, इसका मैग्नीट्यूड। क्योंकि मैंने पहले भी चर्चा की, अगर ये वेक्टर ए है तो इसकी लंबाई क्या बताएगी, इसके मैग्नीट्यूड को बताएगी, और उसकी डायरेक्शन उस क्वांटिटी की डायरेक्शन को बताएगी। तो यहाँ पर जो ये है इसका मैग्नीट्यूड हो गया ये कॉस थीटा, क्या बताएगा, इसकी डायरेक्शन की, वो हॉरिजॉन्टल से किधर को है, कितने डिग्री पर है। तो ये होता है इसका कंपोनेंट वेक्टर। तो मेनली कंपोनेंट वेक्टर में हम क्या ज्ञात करते हैं, कंपोनेंट वेक्टर में क्या ज्ञात करते हैं, लंबाई दिशा के साथ। ठीक, तो ये होता है हमारा कंपोनेंट वेक्टर। आगे देखते हैं, लिखा भी है कि कंप्लीट लेंथ ऑफ वेक्टर विद एंगल। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लंबाई दिशा के साथ, दिशा के साथ किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग, दूसरे वेक्टर के अलोंग ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्या बात करेंगे, हमारा है पॉइंट अगला कार्टेशियन कंपोनेंट वेक्टर। कार्टेशियन कंपोनेंट वेक्टर, या हम इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मेनली इसमें होता क्या है, एक वेक्टर होता है, उसकी हमें निकालनी होती है पोजीशन। अगर वो 3D चित्र में, 3D डायमेंशंस में 3 आयामों में रखा हुआ है, तो हम अब 3D डायरेक्शंस क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस हो जाएंगे। तब यहाँ पर जो ये वेक्टर होता है जिसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, जिसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, इस पोजीशन वेक्टर की हमें तीनों एक्सिस से स्थिति याद करनी होती है कि वो एक्स एक्सिस से कहाँ पर है,
वाई एक्सिस से कहाँ पर है और जेड एक्सिस से कहाँ पर। इसके लिए हमें एक बनाना होता है रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके माध्यम से हम 3D चित्र बना करके इस पोजीशन वेक्टर की तीनों अक्षों से स्थिति ज्ञात करते। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी पोजीशन वेक्टर की तीनों अक्षों से स्थिति ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, किसी पोजीशन वेक्टर की तीनों एक्सिस से स्थिति या दूरी ज्ञात करते हैं कि वो तीनों एक्सिस से कितनी दूरी पर है, कितना एक्स से है, कितना वाई से है और कितना जेड से है। तो इसको ज्ञात करने के लिए, इसे ज्ञात करने के लिए हमें एक 3D कार्टेशियन सिस्टम बनाना पड़ता है। एक 3D डायमेंशन वाला चित्र बनाना पड़ता है, जिस पर हम एक पोजीशन वेक्टर को लेते हैं और फिर उसकी हम स्थिति निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक्सिस बनानी है। मान लीजिए ये कोई जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक एक्सिस है दूसरा। इसमें हमने क्या देखा, एक वाई एक्सिस होगी, जेड होगी, ये एक्स होगी, वाई जेड और ये एक्स एक्सिस होगी। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कोई पोजीशन वेक्टर यहाँ पर है, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट P है। तो हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया, ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताना चाहूँ कुछ मिल जाए तो मान लीजिए ऐसे दिख रहा है आप, ऐसे एक ये वाली एक्सिस हो गई, एक ये वाली एक्सिस हो गई और एक ये वाली एक्सिस हो गई। तो यहाँ पर अगर पोजीशन वेक्टर स्थित है तो कौन से प्लेन पर हो गया, अगर ये एक्स है ये वाई है तो ये वाला जो प्रोजेक्शन है ये वाला ये एक्स वाई तल पर हो गया, ये एक्स वाई प्लेन पर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लंब डालेंगे इस पॉइंट जो पोजीशन वेक्टर हमारा, इससे हम एक लंब डालेंगे इस एक्स वाई प्लेन पर कि वो एक्स वाई प्लेन से कितनी दूरी पर स्थित है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर भी लंब डालेंगे और वाई एक्सिस पर भी लंब डालेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि अब ये केवल एक्स से कितनी दूरी पर है और केवल वाई से कितनी दूरी पर है। उसके बाद हम जेड एक्सिस पर भी लंब डालेंगे ताकि हमें ये भी पता चल सके कि जेड एक्सिस से कितनी दूरी पर स्थित। तो एक ऐसा प्लेन बनता है, यानी कि ऐसे कह सकते हैं, ऐसे एक होगी ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, ये अगर वाई है, ये एक्स है और ये जेड है। अगर पॉइंट हमारा यहाँ पर ऐसे स्थित है प्रोजेक्शन वेक्टर, अगर प्रोजेक्शन वेक्टर ऐसे स्थित है, ठीक है, अगर पोजीशन वेक्टर ऐसे स्थित है, ऐसे ये वाई, ये एक्स और ये जेड, पोजीशन वेक्टर ऐसे स्थित है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ से हम क्या करें, इससे इस एक्स वाई प्लेन पर लंब डालेंगे, ऐसे इस पर जेड एक्सिस पर लंब डालेंगे और ऐसे इस पर वाई एक्सिस पर लंब डालेंगे और ऐसे इस पर हम एक्स एक्सिस पर लंब डालेंगे, ताकि हमें तीनों एक्सिस से इस पोजीशन वेक्टर की स्थिति ज्ञात हो सके कि कितनी दूरी पर स्थित है। वही चित्र बनाया है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लेन, इससे क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं यहाँ से, एक ऐसे, इसको मान लीजिए Q नाम दे दिया और ये ओरिजिन है तो इसको O नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, अब इससे एक लंब डालेंगे यहाँ से
ऐसे, ठीक है, ऐसे लंब डालेंगे। उसके बाद आगे सबसे पहले देखिए लंब डाला ये वाला एक पोजीशन वेक्टर यहाँ पे था, इससे इस पर लंब डाला, इसको नाम दे दिया हमने क्यू, ठीक है, क्या नाम दे दिया क्यू। उसके बाद क्या किया हमने, इस क्यू से इस एक्स एक्सिस पर लंब डाला, इस एक्स एक्सिस पर लंब डाला, ठीक है। उसके बाद हम वाई एक्सिस पर, हमें जेड एक्सिस पर भी तो चलना है, जेड एक्सिस, तो मान लेते हैं जेड एक्सिस से कितना ऊंचाई पर होगा, तो इससे हम फिर से क्या करते हैं, ऐसे यहाँ से एक लंब डालते हैं ऐसे करके, ठीक है, जो वाला यहाँ पर है, ऐसे एक लंब डाला, ठीक है। उसके बाद हमने कहा हमें क्या करना है, वाई एक्सिस पर भी तो लंब डालना है, क्योंकि ये 3D चित्र बन रहा है, ये 3D चित्र बन रहा है, तो यहाँ पर किसकी कुछ मोटाई भी होगी, कुछ लंबाई भी होगी और कुछ चौड़ाई भी होगी। तो वही ज्ञात करने के लिए हमने सबसे पहले डाला है एक एक्स वाई प्लेन पर लंब, जिसको हमने बोला है पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो पी क्यू है तो किस पर लंब है, एक्स वाई प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर, क्योंकि ये एक्स वाई का तल है, इस पर लंब डाला पी क्यू। उसके बाद हमने एक लंब डाला है आर क्यू, आर क्यू किस पर है, ये एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे वाई एक्सिस पर, ये वाला एक लंब डालेंगे वाई एक्सिस पर, ऐसे करके एक लंब डालेंगे वाई एक्सिस पर, ठीक है, जो हमने यहाँ पर किया है। इसको नाम दे दिया एस, क्या नाम दे दिया एस। तो यहाँ पर एक एस क्यू लंब किस पर है, ये वाई एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पर है। उसके बाद तो ये वाई एक्सिस पर है। अब हम क्या करते हैं, हमें तो जेड एक्सिस भी पता करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, इससे जेड एक्सिस पर भी एक लंब डालेंगे, इससे जेड एक्सिस पर भी लंब डालेंगे, मान लीजिए ऐसे लंब डाल रहे हैं, जेड एक्सिस पर भी एक लंब डाल रहे हैं, ठीक है, जेड एक्सिस पर भी एक लंब डाल रहे हैं। उसके बाद अब इधर वाले पॉइंट से भी तो डालना पड़ेगा, ये वाला जो पॉइंट है, ऐसे इधर वाले पॉइंट से ऐसे करके लंब डालेंगे, अब ऐसे इस पर लंब डाल लेंगे, ताकि एक 3D चित्र मिल जाएगा हमारा, ऐसे 3D चित्र मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मिला देंगे आपस में ऐसे, और यहाँ से ये इसकी ऊंचाई दिख रही है, ये इतनी होगी इसकी ऊंचाई, ये इसको नाम दे दिया टी, इसको नाम दे दिया एस, ठीक है, इसको नाम क्या दिया आर, इसको नाम क्या दिया आर। अब क्या करना है, दूरियां देख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस की दूरी है, तो मान लेते हैं एक्स ही दूरी होगी, क्योंकि ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई हो जाएगा, और वाई वेक्टर, वाई जो डायरेक्शन है इसका यूनिट वेक्टर जे हो जाएगा। इसकी दूरी मान लेते हैं कि वाई ही है, इसकी दूरी हम मान लेते हैं वाई ही है, और ये जेड एक्सिस है तो इसकी दूरी जेड मान लेते हैं, और जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो वेक्टर के मान लेते हैं, यूनिट वेक्टर के मान लेते हैं। फिर अब हम क्या देख रहे हैं, हमने देख लिया सब कुछ। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्शन, चूंकि हमें प्रोजेक्शन वेक्टर हमारा कौन सा है, हमारा तो यही है ना, ये वाला, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लंब ऐसे डालेंगे जिससे यहाँ पर एक त्रिभुज बन जाएगा। तब हम क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन और इसका जो मान है वो निकाल सकते हैं। ये जो ओपी यहाँ पर क्या है, ओपी एक पोजीशन वेक्टर है, ओपी एक पोजीशन वेक्टर है। एक त्रिभुज बनेगा ओ आर पी, और एक त्रिभुज अब यहाँ से ये बन जाएगा आर पी क्यू, ठीक है। पी क्यू क्या बताएगा, एक्स वाई प्लेन पर कितना ऊंचा है या कितनी दूरी है एक्स वाई प्लेन पर, और ये ओ आर क्या बताएगा, ये आर पी क्या बताएगा, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ठीक है। आगे इतना तो हो गया हमारे बारे चित्र, तो ये हो गया वाई दूरी, ये हो गई एक्स, और ये तो रिजल्टेंट होता ही है, ये आई कैप यूनिट वेक्टर, ये जे कैप और ये के कैप, ठीक है। ये दूरी कितनी हो जाएगी, जेड एक्सिस पर जेड, मान लेते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर है वो जेड एक्सिस से जेड दूरी पर है, और एक्स एक्सिस से एक्स दूरी पर है, ठीक है, एक्स एक्सिस से एक्स दूरी पर है। अब चूंकि दूरी ऐसे निकालेंगे ना, तो एक 3D बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले प्लेन होगा,
और उसके ऊपर कुछ आगे चल करके होगा, तो वो दूरी एक्स प्लेन हो गया, एक वाई प्लेन हो गया, एक जेड प्लेन हो गया, तो वहां से हमें निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमें इसको भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स तो पता है, ये तो नहीं पता है ना, इसको भी निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा चित्र। आगे क्या करना है हमें, आगे हम क्या देखते हैं, हमने जो पॉइंट लिया है पोजीशन वेक्टर का वो कितना है हमारा ओ पी, और पॉइंट कौन सा लिया है पी, पॉइंट लिया है पी, तो पी क्यू क्यू आर, ठीक है, एस क्यू, ये हमारे क्या हो गया पी क्यू क्यू आर और एस क्यू, ये हो गए हैं हमारे परपेंडिकुलर्स, ये हो गए परपेंडिकुलर्स। अब जो रिजल्टेंट वाला है ओपी, ओपी है वो किसके बराबर हो गया, वेक्टर ओपी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ओपी वेक्टर ओ आर के बराबर प्लस आर क्यू के बराबर प्लस क्यू पी के बराबर प्लस क्यू पी के बराबर, ये हो जाएगा हमारा इसका ओ आर क्यू और क्यू पी, आर क्यू और क्यू पी, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं कि जितनी दूरी ए है पी से क्यू की, उतनी ही दूरी ए भी होगी ओ से टी की, यानी कि पी क्यू बराबर है ओ टी के, पी क्यू बराबर ओ टी, क्योंकि ये क्या बता रहा है प्लेन से ऊंचाई सॉरी, ये पी क्यू क्या बता रहा है, ये एक्स वाई प्लेन से क्या बता रहा है, एक्स वाई प्लेन से ऊंचाई बता रहा है, तो जितनी ऊंचाई इस एक्स वाई प्लेन से होगी उतनी ऊंचाई जेड से भी तो होगी, जेड एक्सिस से भी तो होगी, तो यहाँ पर जो पी क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा ओ टी के बराबर हो। और जो आर क्यू है, जो आर क्यू है, आर क्यू, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस से दूरी, वही दूरी किसके बराबर हो जाएगी बाई एक्सिस पर भी तो हो जाएगी, यानी एक्स एक्सिस से जितना दूर है, एक्स एक्सिस से जितना दूर है उतना ही बाई एक्सिस पर भी तो होगा, तो यहाँ से जो ओ एस है वो किसके बराबर हो जाएगा आर क्यू, आर क्यू किसके बराबर हो जाएगा ओ एस के बराबर हो जाएगा, आर क्यू किसके बराबर हो जाएगा ओ एस के बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों मान हम यहाँ रख देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा वेक्टर ओपी मिल जाएगा, ओ आर तो वही रहेगा, ये एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी है, एक्स एक्सिस पर कितना चला है, उसके बाद आर क्यू क्या हो जाएगा ओ एस क्या बताएगा, ओ एस क्या बताएगा कि भाई बाई पर कितना चला है, बाई पर कितना चला है प्लस ओपी किसके बराबर है ओटी के, सॉरी क्यूपी है, क्यूपी किसके बराबर है ओटी के, तो ओटी क्या बता रहा है कि भाई ये जेड एक्सिस से कितनी ऊंचाई पर है, तो ये क्या हो जाएगा ओ टी, ये हो जाएगा इसका मान, यही हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कंपोनेंट, ठीक है। अगर हम इसके निकालें एक्स वाई जेड एक्सिस के सापेक्ष यूनिट वेक्टर तब क्या आ जाएंगे, क्योंकि हमें तो दूरियां पता है ना, ओ आर किसके बराबर है एक्स के बराबर है, ओ एस किसके बराबर है वाई के बराबर है, ओ जेड किसके बराबर है जेड के बराबर, ओ टी जेड के बराबर, तो हम इसको अगर यूनिट वेक्टर के साथ लिखें तो ओ आर क्या हो जाएगा एक्स आई का प्लस का, ओ एस क्या हो जाएगा वाई जे का प्लस ओ टी किसके बराबर हो जाएगा जेड के का। ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर, जिसको बोलते हैं कार्टेशियन कंपोनेंट, कार्टेशियन कंपोनेंट क्या हो गया ये कार्टेशियन कंपोनेंट। इसको एक बार फिर से बता देता हूं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना चित्र बनाते हैं, सबसे पहले हमें एक जेड एक्सिस लेते हैं, ये जेड एक्सिस हो गई, उसके बाद एक वाई एक्सिस लेते हैं, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम लेते हैं एक पोजीशन वेक्टर, क्या लेते हैं एक पोजीशन वेक्टर, तो मान लेते हैं ये पोजीशन वेक्टर ऐसे यहाँ पर है, ठीक है,
ये पोजीशन वेक्टर यहाँ पर है, जिसको हमने नाम दे दिया P, ठीक है। और ये हमारा ओरिजिन है तो क्या हो गया O, और ये एक्सिस हमने मान ली ये बाई एक्सिस है, और ये मान ली हमने जेड एक्स सॉरी यहाँ पर ये वाली जो है एक्स एक्सिस है, मान सकते हैं कोई भी एक्स एक्सिस है, और ये वाली जेड एक्सिस। अब तो ये वाला हमारा जो प्लेन बन गया, ये वाला ये हमारा प्लेन बन गया एक्स और वाई प्लेन, एक्स और वाई प्लेन। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, इसको हम रिजल्टेंट की बात करें तो वेक्टर आर भी कह सकते हैं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर को हमने वेक्टर आर पढ़ा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर ओपी है ये एक्स वाई प्लेन पर कितना है, यानी एक्स वाई प्लेन पर कितना चला है। तो ये वाला पूरा कितना है, एक्स वाई प्लेन है, ये वाला पूरा एक्स वाई प्लेन है। जैसा कि बताया, अगर ऐसे तो ये अगर वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अगर ऐसे पोजीशन वेक्टर है यहाँ पर ऐसे करके, तो सबसे पहले एक्स वाई प्लेन पर एक परपेंडिकुलर एक लंब डालेंगे, जो हमें क्या बताएगा कि ये जो पॉइंट है एक्स वाई प्लेन से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ऐसे एक परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस परपेंडिकुलर इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए क्यू पॉइंट हो गया, ये हो गया क्यू पॉइंट। अब हम देखते हैं ये जो परपेंडिकुलर है ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो फिर से क्या करेंगे, इस क्यू से एक लंब डालेंगे एक्स एक्सिस पर, तो ये हो गया हमारा एक लंब। इसको हम नाम दे देते हैं कोई आर पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं आर पॉइंट। उसके बाद हमने क्या कहा, क्योंकि हमें तीनों एक्सिस से दूरियां पता करनी है, तीनों एक्सिस से दूरियां पता करनी है, एक्स भी पता करनी है, वाई भी पता करनी है, जेड भी पता करना है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लंब डालेंगे, बाई एक्सिस पर भी लंब डालेंगे। तो बाई एक्सिस पर कहाँ आप डालेंगे, उसके ऐसे ये ऊपर से है तो इस पर लंब डाल दिया, तो अब नीचे से लंब डालेंगे ना, ऐसे ऊपर है तो इस पर ऐसे लंब डाल दिया, तो हम इस पे नीचे से लंब डालेंगे ऐसे। तो वही यहाँ पर करेंगे, तो इस वाले पॉइंट से डालेंगे बाई एक्सिस पर, इस वाले बाई एक्सिस पर डालेंगे हम ऐसे। अब ये बाई एक्सिस पर पड़ गया परपेंडिकुलर, बाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर। तो ये बाई का तो पता लग गया, अब हमें क्या करना, हमें जेड का भी पता करना है, एक्स का भी पता करना है। तो मान लेते हैं कि ये तो हमारे क्या हो गया, ये नीचे से सतह सरफेस हो गई ना, ऊंचाई से भी तो हमें पता करना है। ऐसे जो परपेंडिकुलर था उस पर लंब डाला तो नीचे से स्थिति पता चल रही है कहाँ पर, तो अब पता करने ऊंचाई भी क्या है। तो इस पी पॉइंट की इस एक्स एक्सिस पर ऊंचाई कितनी होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं ये ऐसे, ये हो गई इसकी ऊंचाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम डालेंगे इस जेड एक्सिस पर भी, इसके ऊपरी सिरे से भी डालेंगे और नीचे सिरे से भी डालेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर कैसा है, ऐसे ऊपर रखा हुआ तो एक लंब डाला, तो ऊपर वाले से भी डालना है, नीचे वाले से भी डालना। तो सबसे पहले डालते हैं ऊपर वाले से, ऐसे इस पर मान लेते हैं जेड एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ऐसे, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट से भी डालते हैं ऐसे। अगर इसका हम इसको मिला दें ऐसे, इसको मिला दें, ठीक है, तो ये हो गया। अब इस सिरे से भी डालते हैं जेड एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ऐसे। उसके बाद इसको थोड़ा और, अब इसको मिला देते हैं, दोनों ही बराबर होने चाहिए, ऐसे इसको मिला देंगे ऐसे, ये बन गया। अब दूसरा क्या होगा, अभी हमने क्या देखा, इस तरह से एक बनना था, हमें इस वाले पॉइंट की इससे ऊंचाई भी तो ज्ञात करनी है। तो ये क्या बता देगा, इसकी ऊंचाई बता देगा ऐसे, इसकी ऊंचाई बताएगा कि ये कितना है। तो अब हम दूरियां बना लेते हैं, अब पॉइंट आउट कर देते हैं। ये वाला हमने आर माना, ये क्यू, ये वाला हमने क्या माना था, एस पॉइंट माना था, ये वाला टी पॉइंट माना था। तो हमने कहा था कि जो पोजीशन वेक्टर है वो जेड एक्सिस पर जेड दूरी चला है और इसका जो यूनिट वेक्टर है के कैप, बाई एक्सिस पर बाई दूरी चला है और यूनिट वेक्टर है जे कैप, और जेड एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर एक्स दूरी चला है, इसका यूनिट वेक्टर है आई, इसका यूनिट वेक्टर है आई। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ओपी वेक्टर है वो किसके बराबर है। अगर हमें ओपी का मान निकालना हो
अगर हमें ओपी का मान निकालना तो क्या चाहिए, एक ये वाली भुजा चाहिए, एक इसको यहाँ से मिलाने वाली भी तो भुजा चाहिए, क्योंकि एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल में क्या होता है, एक कार्ड होता है, एक आधार होता है, दूसरा लंब होता है। हमारे पास क्या है, कार्ड तो है, आधार भी है, लेकिन लंब नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लंब डालना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा। लंब डालना पड़ेगा। तो हम डाल देते हैं यहाँ से एक लंब, ऐसे इसको मिला देते हैं, ठीक है। तब एक ट्रायंगल बन गया। ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, सॉरी, एक ट्रायंगल बन गया है ओ आर पी। एक ट्रायंगल ये बन गया, और दूसरा कौन सा बन गया, ये बन गया है आर क्यू पी। आर क्यू पी, ये ट्रायंगल बन गया है आर क्यू पी। उसके बाद अब हमने क्या देखा कि जो हमारा ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर है वो किसके बराबर है, वो आर के बराबर है, वो आर के बराबर है प्लस आर पी के बराबर है। सॉरी, आर पी नहीं, क्योंकि इस पर चल रहा है ना, इस स्थिति पर, तो इसके बराबर है, इसके बराबर आर क्यू के बराबर है। क्योंकि हमें तो पता करना है ना, ये बाई एक्सिस पर कितना चला है, आर क्यू, क्योंकि आर क्यू किसके बराबर है, ओ एस के बराबर। यहाँ पे थोड़ा देखने में नहीं लग रहा है, क्योंकि थोड़ा इधर होना चाहिए था, चित्र है बनाने में थोड़ी मिस्टेक। तो यहाँ से ये वाली दूरी बराबर ही होंगी आपस में, क्योंकि लंब डाल लें तो बराबर जगह पर ही पड़ेंगे। तो यहाँ से आर क्यू प्लस ये वाला क्यू पी, ये क्यू पी क्या बताएगा, जेड एक्सिस पर कितना चला है, तो वेक्टर क्यू पी, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्यू पी है, जितना यहाँ चला उतना ही यहाँ होगा, चित्र थोड़ा वैसा है। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ओ टी, और जो आर क्यू है वो किसका हो जाएगा, ओ एस का। मान रख देते हैं, ओ पी बराबर हो जाएगा, ओ आर तो वही रहेगा, प्लस आर क्यू किसके बराबर हो जाएगा, ओ एस के, प्लस ओ क्यू पी किसके बराबर हो जाएगा, ओ टी के, ठीक है। ये हो गया हमारा कंपोनेंट फॉर्म कार्टेशियन सिस्टम की। लेकिन अगर दूरियों की बात की जाए, क्योंकि दूरियां तो हमने मानी है, जेड पर जेड, एक्स पर एक्स और वाई पर वाई, तो मान लेते हैं यहाँ पर रख देते हैं विद यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के साथ, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या बताएगा, दिशा बताएगा। यूनिट वेक्टर के साथ ओपी, ओपी हमने कितना माना है, वेक्टर आर माना है, ओपी को वेक्टर आर माना, तो क्या हो जाएगा इसका, ओ आर एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप और जेड के कैप, क्योंकि ओ आर एक्स एक्सिस पर एक्स दूरी चला है, ओ जे ओ एस वाई दूरी चला है, और ओ टी जेड दूरी चला। ये हमारा हो गया कार्टेशियन कंपोनेंट फॉर्म। क्या हो गया, कार्टेशियन कंपोनेंट फॉर्म हो गया। इसको हम कह सकते हैं कार्टेशियन कंपोनेंट, कार्टेशियन कंपोनेंट। तो ये था हमारा पूरा कार्टेशियन कंपोनेंट। अब हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल लेकर के हम निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो हमने देखा था कि एक हमारा चित्र बना था, सॉरी थोड़ा सही से बना देते हैं, क्योंकि वो तो हमने देख ही लिया। एक बना था, ये ओ आर भुजा थी, ओ आर, इस पर एक लंब था, क्या लंब था, ओ आर, और आर पी लंब था, आर पी, और एक ओ पी, ये क्या था, रिजल्टेंट था, ठीक है। दूसरा क्या बना था हमारा, आर क्यू पी, आर क्यू, ये क्या हो गया, आधार, लंब हो जाएगा क्यू पी, आर क्यू पी, ऐसे, ये देखा आर क्यू पी, ठीक है। सबसे पहले इस त्रिभुज की अगर हम बात करें, यहां से इस त्रिभुज, तो यहां से देखो ये क्या हो गया, कर्ड, आधार और ये लंब। यहां से अगर पाइथागोरस लगाएं, अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, तब क्या हो जाएगा, कर्ड का स्क्वायर, पाइथागोरस क्या होती है, कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कार्ड कितना है भाई यहाँ पर, आर पी,
आर पी का स्क्वायर हो जाएगा, लंब कितना है पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है आर क्यू, आर क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया। उसके बाद अगर हम इसमें देखते हैं, इस वाले में, तो क्या बन जाता है हमारा ओ आर का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ओ आर, सॉरी ओ आर, एक मिनट पॉइंट मिस्टेक है, हाँ ओ आर पी, ओ आर पी, ये पॉइंट पी है, ओ आर पी, तो यहां से बन जाएगा ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ आर का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर, ये हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल सकते हैं। आगे क्या करना है हमें इसमें, जो कि हम पीछे क्या निकाल चुके हैं, पीछे निकाल चुके हैं, जो पी क्यू था वो किसके बराबर था, ओ टी के बराबर था, और जो आर क्यू था वो ओ एस के बराबर था, जो आर क्यू था वो ओ एस के बराबर था। तब हम क्या करेंगे, जो हमारा ओपी स्क्वायर है यहाँ से लेकर चलेंगे, ओपी स्क्वायर, ये वाला ओपी स्क्वायर, ओ आर की जगह पे क्या रखेंगे, वो तो ओ आर ही रहेगा, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ओ आर स्क्वायर, क्योंकि दूरी कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस प्लस आर पी, जो हमारा आर पी है, आर पी। पीछे हमने क्या देखा, यहां से देखा हमने, जो आर क्यू है ये वाला, ये ओ एस के बराबर है, आर क्यू ओ एस के बराबर है। ठीक है, इतना तो हो गया। तो यहां से देखें हमने क्या निकाला, आर पी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, इतना हमने निकाला। हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, तो पहले हमने निकाला है आर पी स्क्वायर बराबर आर क्यू स्क्वायर प्लस का पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, दूसरा हमने क्या निकाला है, दूसरा निकाला है आर पी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस का आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, त्रिभुज जो हमारा ओ आर पी है उसको अगर हम लें, त्रिभुज ओ आर पी को अगर हम लें, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, वहां से त्रिभुज ओ आर पी, इसको अगर हम लेते हैं, इसको अगर हम लेते हैं त्रिभुज ओ आर पी को, त्रिभुज ओ आर पी, इसमें क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में ओ आर का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। ओ आर तो हमें पता है कितना है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आर पी की वैल्यू ये वाली है, यहाँ से आर पी की वैल्यू ये वाली है, और पी क्यू किसके बराबर है, ओ टी के, पी क्यू ये वाला पूरा देखेंगे ये हो जाएगा ओ टी का स्क्वायर। ठीक है, पहले हम इसका मान ही रख देते हैं वरना मिस्टेक होगी फिर। आर पी की पूरी वैल्यू कितनी है, पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये चल रहा है, प्लस पी क्यू ओ टी के बराबर है तो ओ टी स्क्वायर हो जाए, प्लस आर क्यू ओ एस के बराबर है तो ओ एस स्क्वायर हो जाए। आगे देखते हैं, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ओ टी वैल्यू थी जेड, तो जेड स्क्वायर प्लस ओ एस की वैल्यू थी वाई, तो वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, ओ पी ये हो जाएगा ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। तो इस प्रकार से इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और मैग्नीट्यूड को हम क्या रखते हैं, वेक्टर आर है तो इसको ऐसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। और यहाँ पर जो ओपी है, जो ओपी है यही क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ, क्योंकि हमने बोला था लेंथ किसके बराबर होती है, मैग्नीट्यूड के बराबर होती है, तो ए हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, जहां पर ये आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ही तो है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक्स आई वाई जे और जेड के कर, यही तो होती है। और इसी का अगर मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं
तो वही हो जाता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, जिसका एक न्यूमेरिकल भी कराया है। तो इस प्रकार से इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अगर आप इसको एक बार दोबारा कोशिश करते हैं आराम से आ जाएगा। तो आज की क्लास में आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक हमारे जो जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं उनको बार बार आप देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जितना ज़्यादा रिवाइज होगा उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार, धन्यवाद।